कहानी की शुरुआत एक जाम से भरी सड़क पर होती है, जहां गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाजें और लोगों की बेचैनी हर तरफ फैली हुई है। उसी ट्रैफिक में एक कार के अंदर फ्रैंक और उसका छोटा बेटा माइल फंसे हुए हैं। पीछे सीट पर उनका डॉग एल्बर्ट बैठा है और माइल उसके साथ खेलते हुए मजे से चिप्स खा रहा है। माइल की बेफिक्री देखकर फ्रैंक उसे प्यार से समझाता है कि ज्यादा चिप्स सेहत के लिए ठीक नहीं होते, लेकिन माइल जिद करता है, बात नहीं मानता। यही बात फ्रैंक को गुस्सा दिला देती है और उसके मुंह से निकल जाता है कि आज तुम्हारी वजह से हम अस्पताल देर से पहुंच रहे हैं। दरअसल माइल की माँ लाना बहुत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। उसकी जिंदगी एक एक पल पर टिकी हुई है और फ्रैंक अंदर ही अंदर डर और बेचैनी से टूट चुका है। फ्रैंक की डांट सुनकर माइल का दिल दुख जाता है। गुस्से में वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर उतर जाता है और अपने पापा से दूर जाने लगता है। फ्रैंक घबराकर उसे रोकने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन तभी सामने खड़ी एक एम्बुलेंस से अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है। सबका ध्यान उसी तरफ चला जाता है। अगले ही पल एम्बुलेंस के पीछे के दरवाजे जोर से खुलते हैं और अंदर से एक भयानक क्रीचर बाहर कूद पड़ता है। उसका आधा शरीर इंसान जैसा होता है और आधा किसी पक्षी जैसा। उसके पंख, नुकीली चोंच और लाल आंखें देखकर ट्रैफिक में खड़े लोग चीखने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। असल में पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका होता है। जो भी इस वायरस से संक्रमित होता है वो धीरे धीरे इंसान से किसी अजीब जानवर जैसे क्रेचर में बदल जाता है। कहीं लोग परिंदों जैसे बन गए हैं, कहीं रेंगने वाले जानवरों जैसे। सरकार इन सभी क्रेचरों को पकड़कर उन पर रिसर्च कर रही है ताकि इस वायरस का इलाज खोजा जा सके और संक्रमित लोगों को फिर से इंसान बनाया जा सके। एम्बुलेंस से दो लोग तेजी से बाहर आते हैं और उस पक्षी जैसे क्रीचर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रीचर उनके ऊपर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में उन्हें बुरी तरह पीटकर वो वहां से उड़ते हुए भाग निकलता है। ये सब देखकर फ्रैंक और माइल की हालत खराब हो जाती है। डर के मारे फ्रैंक जल्दी से माइल को कार के अंदर बैठाता है और बिना एक पल गंवाए हॉस्पिटल की ओर गाड़ी दौड़ा देता है। इसी हॉस्पिटल में एक और दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। वहाँ एक छोटा सा बच्चा मौजूद होता है जिसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा। उसका मुंह छिपकली की तरह फैल चुका होता है। वो भी उसी वायरस का शिकार बन चुका होता है। मासूमियत और डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा होता है, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है। कुछ देर बाद फ्रैंक और माइल डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उन्हें बताती है कि लाना की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन अभी उसे घर ले जाना मुमकिन नहीं है। उसका इलाज यहाँ पूरा नहीं हो सकता, इसलिए उसे दूसरे शहर के एक स्पेशल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। ये सुनकर फ्रैंक के चेहरे पर राहत और डर दोनों एक साथ उतर आते हैं। इसके बाद वो दोनों लाना से मिलने जाते हैं। जैसे ही फ्रैंक उसे देखता है, उसका दिल भर आता है। लाना अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। वायरस ने उसे भी अपनी पकड़ में ले लिया था। उसके शरीर में अजीब से बदलाव दिखने लगे थे, जैसे किसी जानवर की परछाई उस पर चढ़ गई हो। लाना की आंखों में दर्द, डर और बेबसी साफ झलक रही होती है। फ्रैंक उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा देता है और वहीं खड़ा माइल अपनी माँ को देखकर चुपचाप रोने लगता है। जब उन्हें पता चलता है कि लाना को जिस शहर में भेजा जाएगा वहीं उसका लंबा इलाज चलेगा, तो फ्रैंक फैसला कर लेता है कि वो भी माइल के साथ उसी शहर में शिफ्ट हो जाएगा। कुछ दिनों बाद फ्रैंक अपने बेटे के साथ उस नए शहर की ओर निकल पड़ता है। एक अनजान शहर, अनजान लोग और भविष्य का डर, सब कुछ उसकी आंखों में साफ दिखता है। वहां पहुंचकर वो किराए का एक छोटा सा घर लेता है और पास ही के एक रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी शुरू कर देता है। धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो जाती है। माइल का भी वहाँ के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। पहले ही दिन माइल घबराया हुआ अपनी क्लास में खड़ा होता है और अपना नाम सबको बताता है। उसी क्लास में नीना नाम की एक लड़की होती है जो बड़ी बेझिझक माइल से सवाल पूछने लगती है। वो उसके घर, उसके पिता और माँ के बारे में भी पूछ बैठती है। माइल थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कह देता है कि उसके पिता शेफ हैं और उसकी माँ की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। ये झूठ बोलते वक्त उसका गला भर आता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी माँ के बारे में सच्चाई जाने। नीना मुस्कुराते हुए उसे बताती है कि उसे ADHD नाम की बीमारी है, जिसके कारण उसे हर चीज के बारे में जानने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती है। इसलिए वो लोगों से ढेर सारे सवाल पूछती रहती है और किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। उसकी सच्चाई और मासूमियत देखकर माइल के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आती है। उसे नीना अच्छी लगने लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद माइल सीधा उस रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसका पिता काम करता है। वहां फ्रैंक उसे अपने रेस्टोरेंट के मालिक से मिलवाता है। वो एक कपल होता है, नाइमा और जैक। दोनों काफी अच्छे और सरल स्वभाव के लोग होते हैं। जैक माइल से कहता है कि ये शहर छोटा जरूर है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। लोग यहाँ एक दूसरे को जानते हैं और सब कुछ शांत रहता है। लेकिन फिर वो धीमी आवाज में ये भी जोड़ता है कि सरकार ने इस शहर में वायरस से संक्रमित लोगों के लिए जो हॉस्पिटल बनाया है, उसे लेकर बहुत से लोग खुश नहीं हैं। डर अब इस शहर की हवा में भी बस चुका है। बातों ही बातों में अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। आसमान में बादल घिर आते हैं
और माहौल भारी हो जाता है। जैक जल्दी से रेस्टोरेंट बंद कर देता है। उसी रात जोरदार तूफान आ जाता है। बारिश की तेज आवाज में फ्रैंक का घर भी अंधेरे में डूब जाता है। बिजली चली जाती है। फ्रैंक टॉर्च लेकर फ्यूज ठीक करने में लग जाता है। उधर माइल खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा होता है। तभी उसे बाहर अंधेरे में एक अजीब सी परछाई हिलती हुई दिखाई देती है। उसकी सांस रुक जाती है। वो ध्यान से देखने की कोशिश करता है और उसे एक क्रीचर दिखाई देता है जो दीवार के पास खड़ा उसे घूर रहा होता है। तभी अचानक घर की लाइट फिर से जल उठती है और अगले ही पल वो क्रीचर वहां से गायब हो जाता है। डर से कांपता हुआ माइल पीछे मुड़कर अपने पिता की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो इस राज को अपने दिल में ही दबा लेता है, यह सोचकर कि शायद जो उसने देखा वो उसका वहम रहा हो। अगली सुबह फ्रैंक के फोन की तेज आवाज से नींद टूटती है। सामने से पुलिस की भारी आवाज आती है जो बताती है कि जिस बस से लाना को दूसरे शहर ले जाया जा रहा था उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है। बस तेज बारिश के कारण फिसलकर सीधे एक गहरे तालाब में जा गिरी है। ये सुनते ही फ्रैंक के हाथ से फोन छूटते छूटते बचता है। उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। बिना कुछ सोचे वो माइल को उठाता है और सीधे उस तालाब की तरफ भागता है। तालाब पर पहुंचते ही हर तरफ पुलिस, एम्बुलेंस और लोगों की भीड़ होती है। पानी के अंदर से बस का टूटा हुआ ढांचा बाहर निकाला जा रहा होता है। फ्रैंक बेकाबू होकर अपनी पत्नी को पुकारते हुए पानी की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन पुलिस वाले उसे पकड़कर रोक लेते हैं। वो चीखता है, छटपटाता है, लेकिन कोई उसे आगे नहीं बढ़ने देता। वहीं मौजूद जूली नाम की एक पुलिस ऑफिसर उसे संभालते हुए बताती है कि इस बस में ज्यादातर लोग वायरस से संक्रमित थे। कुछ लोग हादसे में मारे जा चुके हैं और कई लोग जान बचाकर पास के जंगल में भाग गए हैं। जूली उसे ढांढस बंधाते हुए कहती है कि अभी तक लाना का कोई ठोस पता नहीं चला है, लेकिन उनकी टीम जंगल में फैले सभी संक्रमित लोगों को ढूंढ रही है। जैसे ही उसका कोई सुराग मिलेगा फ्रैंक को तुरंत खबर दी जाएगी। उस रात फ्रैंक अजीब हरकत करता नजर आता है। वो घर के बाहर अपने और माइल के कपड़े तार पर डाल देता है जैसे किसी के इंतजार में हो। माइल जब उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो फ्रैंक भारी आवाज में बताता है कि तुम्हारी माँ अब इंसान नहीं रही होगी, वो एक जानवर में बदल चुकी होगी। जानवरों की सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है। अगर उसे हमारी गंध मिल गई तो वो हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ सकती है। ये सुनकर माइल की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से अपने पापा से कहता है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रैंक माइल की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो उसे चुपचाप अंदर जाने को कह देता है। उस रात दोनों अलग अलग कमरों में जागते रहते हैं, एक उम्मीद से और दूसरा डर से। अगली सुबह माइल स्कूल जाता है। टीचर सभी बच्चों को मैदान में गेम खेलने के लिए ले जाते हैं। वहाँ रस्सा कशी यानी टग ऑफ वॉर का खेल शुरू होता है। माइल जिस टीम में होता है वो धीरे धीरे हारने लगती है। उसकी टीम के बच्चे थक जाते हैं और एक एक कर ढीले पड़ने लगते हैं। तभी अचानक माइल अकेला ही रस्सी को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से खींचता है। कुछ ही सेकंड में वो सामने वाली पूरी टीम को जमीन पर घसीटते हुए गिरा देता है। डर के मारे पीछे हट जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। मैदान में सन्नाटा छा जाता है। सभी बच्चे और टीचर हैरानी से माइल को देखते रह जाते हैं। खुद माइल भी अपनी ताकत देखकर कांप जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके अंदर अचानक इतनी ताकत कहां से आ गई। वहीं जॉर्डन नाम का एक लड़का उसकी ताकत से बहुत प्रभावित हो जाता है और उसे अपने घर पार्टी में आने का न्योता दे देता है। स्कूल से निकलते ही माइल सीधा अपने घर की तरफ भागता है। कमरे में पहुंचते ही वो घबराहट में अपने हाथों के नाखून देखने लगता है। उसके नाखून पहले जैसे नहीं लगते, उनमें हल्का सा बदलाव दिखने लगता है। अचानक एक नाखून आगे की तरफ बढ़ जाता है और नुकीला हो जाता है, बिल्कुल किसी जानवर के पंजे की तरह। माइल अगली सुबह फ्रैंक कुछ जरूरी सामान लेने सुपरमार्केट जाता है। वहाँ अचानक उसकी मुलाकात जूली से हो जाती है। जूली उसे बताती है कि अभी तक लाना के बारे में कोई ठोस खबर नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने कुछ संक्रमित लोगों को ढूंढ लिया है और उन्हें एक सुरक्षित जगह पर रखा गया है जहां उनका इलाज और ख्याल रखा जा रहा है। फ्रैंक ये सुनकर दिल ही दिल में उम्मीद को और मजबूत कर लेता है। अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक मार्केट के अंदर से लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगती है। अफरा तफरी मच जाती है। एक डरा हुआ आदमी भागते हुए आता है और जूली को बताता है कि अंदर एक ऐसा जानवर घूम रहा है जो इंसान की तरह दिखता है। ये सुनते ही फ्रैंक का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, कहीं ये लाना तो नहीं। वो बिना कुछ सोचे उसका नाम पुकारते हुए अंदर की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसके कदम थम जाते हैं। वहाँ एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसकी शक्ल एक ऑक्टोपस जैसी हो चुकी होती है। उसकी आंखों में डर भरा होता है और वो लोगों से घबराकर भाग रहा होता है। कुछ ही सेकंड में जूली उसे पकड़ लेती है और उसे शांति से संभालने लगती है। तभी फ्रैंक की नजर एक टेबल के नीचे छिपे हुए दूसरे बच्चे पर पड़ती है। उसका चेहरा किसी पक्षी जैसा बन चुका होता है। वो कांप रहा होता है जैसे किसी शिकारी से जान बचा रहा हो। फ्रैंक धीरे धीरे उसके पास जाता है और नरम आवाज में कहता है कि तुम्हें मुझसे
डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बच्चा उसकी तरफ देखता है, लेकिन डर फिर भी कम नहीं होता। उसी पल एक पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचता है और फ्रैंक को पीछे हटने के लिए कहता है। वो उस बच्चे को अपने हाथों में उठाकर एम्बुलेंस में बैठा देता है। फ्रैंक बस खड़ा देखता रह जाता है। उसका दिल भारी हो जाता है। उसे फिर से एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में अब मासूम भी सुरक्षित नहीं रहे। कुछ देर बाद जूली बाहर आती है, जहां फ्रैंक अपने खरीदे हुए सामान को कार में रख रहा होता है। अचानक जूली की नजर उसके बैगों पर पड़ती है। वो हैरानी से पूछती है कि तुमने हथियारों वाला सामान क्यों खरीदा है? फ्रैंक एक पल के लिए चौंकता है, फिर झूठ बोलते हुए कहता है कि वो कैंपिंग के लिए है। जूली उसे सख्त लहजे में समझाती है कि जंगल में जाना खतरनाक है और वो ऐसा कुछ न करे। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि फ्रैंक ने ये सारा सामान लाना के लिए खरीदा होता है। वो चाहता है कि अगर उसे जंगल में लाना मिल जाए तो वो उसे ये सामान दे सके, ताकि उसे वहां जिंदा रहने में थोड़ी आसानी हो। अगली सुबह फ्रैंक माइल को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन माइल बिस्तर से उठने से मना कर देता है। तभी माइल के फोन पर एक मैसेज आता है। वो नीना का होता है, जिसमें लिखा होता है कि क्या तुम फ्राइडे को जॉर्डन की पार्टी में आ रहे हो? मैसेज पढ़ते ही माइल के चेहरे पर खुशी चमक उठती है और वो फुर्ती से उठकर अपने पिता के पास पहुंच जाता है। फ्रैंक गंभीर लहजे में उसे बताता है कि कल सुपरमार्केट में उसने 2 संक्रमित बच्चों को देखा था। इससे उसे पूरा यकीन हो गया है कि लाना अब भी जिंदा होगी, इसलिए वो चाहता है कि वो दोनों फ्राइडे को जंगल जाकर उसे ढूंढें। ये सुनकर माइल थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कह देता है कि फ्राइडे को वो अपने दोस्त के घर पार्टी में जा रहा है। फ्रैंक की आवाज सख्त हो जाती है। वो कहता है कि अभी पार्टी से ज्यादा जरूरी तुम्हारी माँ को ढूंढना है, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। लेकिन माइल इस बात को अनसुना करके अपने कमरे में चला जाता है। कुछ पल बाद फ्रैंक भारी दिल से कहता है कि ठीक है, तुम पार्टी में जा सकते हो, लेकिन तुम्हें जल्दी घर लौटना होगा। फ्रैंक खामोशी से वहीं खड़ा रह जाता है, जबकि माइल अपने कमरे में चला जाता है। दोनों के बीच अब सिर्फ दूरी ही नहीं, एक अनकहा डर और टकराव भी खड़ा हो चुका होता है। फ्राइडे की शाम होते ही माइल जॉर्डन की पार्टी में पहुंच जाता है। तेज म्यूजिक, रंग बिरंगी लाइटें और चारों तरफ शोर। माइल पहली बार इतना आजाद महसूस करता है। दोस्त उसे ड्रिंक पकड़ाते हैं और वो भी खुद को रोक नहीं पाता। धीरे धीरे नशा असर दिखाने लगता है। उसी बीच जॉर्डन अपने पिता की तलवार सबको दिखाते हुए उसकी शान में बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है। कुछ लोग हंसते हुए उन अजीब इंसान जैसे जानवरों की बातें शुरू कर देते हैं जो जंगलों में देखे जा रहे हैं। अचानक माइल का सिर घूमने लगता है और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ता है। नीना घबराकर उसके पास आती है और उसे नशा कम करने की एक टैबलेट देती है। माइल कांपते हुए उसका हाथ पकड़ता है और अचानक उसे कुत्ते की तरह चाटने लगता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। माहौल एक पल में अजीब सी बेचैनी से भर जाता है। माइल खुद भी समझ नहीं पाता कि उसने ये क्या कर दिया। उसके शरीर में हो रहे बदलाव अब उस पर काबू पाने लगे थे। शर्म और डर से भरा माइल वहां से हटकर अकेले खड़ा हो जाता है। तभी उसे दूर जंगल से किसी जानवर की तेज चीख सुनाई देती है। वो आवाज उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। बिना सोचे समझे माइल जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। अगली सुबह का सीन डरावना होता है। माइल जंगल में जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। आसपास पुलिस की बोट्स और सर्च लाइट्स घूम रही होती हैं। पुलिस संक्रमित लोगों की तलाश में छानबीन कर रही होती है। माइल की आंख खुलती है और जैसे ही वो पुलिस को देखता है, डर के मारे झाड़ियों में छिप जाता है। उसके चेहरे पर सूखा हुआ खून लगा होता है। उससे साफ पता चलता है कि रात में वो कुछ ऐसा कर चुका था जो अब उसे खुद भी डरा रहा था। वो किसी तरह दबे पांव घर पहुंचता है। अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके गले में कुछ अटका हुआ है। सांस लेना मुश्किल होने लगता है। तभी उसे फ्रैंक की आवाज सुनाई देती है। घबराकर वो तुरंत बाथरूम में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ ही सेकंड में जोर का झटका लगता है और उसके गले से एक पक्षी का पंख बाहर निकल आता है। माइल कांप जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने रात में किसी पक्षी को शिकार बनाया था। कुछ समय बाद फ्रैंक और माइल फिर से लाना को ढूंढने जंगल निकलते हैं। पूरा जंगल छान मारते हैं, लेकिन कहीं भी लाना का कोई निशान नहीं मिलता। थका हुआ फ्रैंक माइल को दिलासा देता है कि वो हार नहीं मानेगा। वो दोनों मिलकर लाना को ढूंढ ही लेंगे। अंधेरा घिर आता है और मजबूरी में दोनों उसी रात गाड़ी में ही सो जाते हैं। सुबह माइल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एल्बर्ट जंगल की तरफ भाग रहा है। माइल उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तभी अचानक झाड़ियों से एक तेज साया उस पर टूट पड़ता है। ये वही पक्षी जैसा इंसान होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसके साथ पेड़ पर बैठा एक और छोटा सा जानवर भी होता है जो इंसानी बच्चे जैसा दिखता है। वो पक्षी जैसा इंसान अपने नुकीले नाखून माइल के हाथ में गड़ा देता है। माइल की चीख निकल जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। लेकिन जैसे ही वो इंसान माइल की आंखों में देखता है, उसे समझ आ जाता है कि माइल भी उसी की तरह संक्रमित है, इसलिए वो उसे मारता नहीं है। उसी पल फ्रैंक वहां पहुंच जाता है। वो पूरी ताकत से माइल को उस जानवर से छुड़ा लेता है और उसे लेकर वहां से भाग निकलता है। फ्रैंक माइल को सीधे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में एक बड़ा चेक पोस्ट आ जाता है
जहां भारी पुलिस फोर्स तैनात होती है, वहीं जूली भी मौजूद होती है। जूली माइल के हाथ से बहते खून को देखकर फौरन सवाल करती है। फ्रैंक घबराकर झूठ बोल देता है कि माइल को कुत्ते ने काट लिया है और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रहा है, लेकिन माइल हॉस्पिटल जाने से साफ मना कर देता है। वो जानता था कि अगर वो वहां गया तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा। हालात को समझते हुए जूली उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहीं उसके घाव पर मरहम पट्टी करवाई जाती है। जाते वक्त वो फ्रैंक से कहती है कि अगर उसे कभी किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो वो उसे जरूर बताए। कुछ देर बाद फ्रैंक और माइल घर वापस लौट आते हैं। घर पहुंचते ही माइल चुपके से अपने हाथ के टांके निकाल देता है। खून रिसने लगता है और वो अपने ही खून को धीरे धीरे चाटने लगता है। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी भूख और बदलते हुए इंसान की झलक साफ दिखाई देती है। अगले दिन स्कूल की लैब क्लास में माइल बेमन से बैठा होता है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। उसकी नजर बार बार नीना के गले में लटके एक छोटे से लॉकेट पर जा टिकती है। जैसे ही वो उस लॉकेट में झांकता है, उसकी सांस अटक जाती है। उसके अंदर वही पंख लगा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पंख उसके गले से निकला था। माइल बिना सोचे नीना का लॉकेट पकड़ लेता है और घबराई हुई आवाज में पूछ बैठता है कि ये पंख तुम्हें कहाँ से मिला। नीना एकदम नाराज हो जाती है। झटके से उसका हाथ छुड़ाकर गुस्से में कहती है कि किसी को छूने से पहले पूछना चाहिए। पूरी क्लास एक पल के लिए चुप हो जाती है। माहौल अजीब हो जाता है। टीचर बात संभालती है और सबको दोबारा पढ़ाई में लगने को कहती है, लेकिन माइल का ध्यान अब किताबों में नहीं लग पाता। लैब के कोने में रखे चूहों की हल्की हल्की चीखें उसे अंदर तक कंपा देती हैं। वो आवाजें उसके दिमाग में गूंजने लगती हैं। उसका सब्र टूट जाता है और वो अचानक उन चूहों पर चिल्ला देता है। पूरी क्लास डर कर उसकी तरफ देखने लगती है। नीना भी हैरान रह जाती है। माइल खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके अंदर ये गुस्सा कहाँ से आ गया। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो साइकिल से निकलता है तो उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। बैलेंस बिगड़ता है और वो सड़क पर गिर पड़ता है। नीना दौड़कर उसके पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है कि चलो आज पैदल चलते हैं। रास्ते में माइल उससे झिझकते हुए पार्टी वाली रात के लिए माफी मांगता है। कहता है कि उसे उसका हाथ चाटकर उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। नीना थोड़ी देर उसे देखती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ उसे माफ कर देती है और अपने घर चलने का न्योता दे देती है। नीना का घर पहुंचकर वो सीधे फ्रिज खोलती है और उसमें से एक मरा हुआ पक्षी निकालती है। माइल को दिखाते हुए बताती है कि पार्टी के अगले दिन उसे ये पक्षी गेट के बाहर मिला था। उसी के पंख को उसने अपने लॉकेट में लगा लिया। ये सुनते ही माइल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे याद आ जाता है कि उस रात उसी ने उस पक्षी का शिकार किया था और अनजाने में उसे नीना के घर के बाहर छोड़ आया था। उसके दिल में एक टीस उठती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो नीना को पसंद करता था और ये सब उसके बदले हुए स्वभाव का एक बुरा असर बन चुका था। इसके बाद माइल एक झील की तरफ जाता है। वहाँ वो एक मछली पकड़ता है और उसे कच्चा खाने लगता है। तभी एक औरत उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। डर के मारे माइल वहाँ से भाग निकलता है। वो सीधा उस जगह पहुँचता है जहाँ उसे पहली बार पक्षी जैसा इंसान मिला था। वहाँ वो देखता है कि फिक्स बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार जमीन पर गिर पड़ता है। उसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं। माइल उसके लिए मछली लाया होता है। वो उसे मछली देता है और उसका नाम पूछता है। फिक्स थकान भरी आवाज में बताता है कि उसे अपना असली नाम याद नहीं है, इसलिए उसने खुद का नाम फिक्स रख लिया है। जब माइल उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है तो फिक्स सिर हिलाकर कहता है कि वो उसे नहीं जानता। फिक्स की हालत देखकर माइल उसे एक बेहतर जगह ले जाने का फैसला करता है। वो उसे एक गहरी झील तक ले जाता है और वहाँ पानी में पड़ी लकड़ियों को हटा देता है, ताकि जब फिक्स गिरे तो जमीन पर नहीं सीधे पानी में गिरे और उसे चोट न लगे। वो दोनों मिलकर वहाँ उसकी उड़ान की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। शाम होते होते जब माइल घर लौटता है तो उसका शरीर फिर से जवाब देने लगता है। वो साइकिल चला नहीं पाता और गिर पड़ता है। मजबूरी में वो साइकिल वहीं जंगल के पास छोड़कर पैदल घर चला जाता है। उधर फ्रैंक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। जब वो पीछे कचरा फेंकने जाता है तो उसे झाड़ियों से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। उसका दिल जोर से धड़कता है। उसे लगता है कि शायद लाना उसके पास ही कहीं है। वो उसका नाम पुकारता हुआ आगे बढ़ता है। तभी अचानक जंजीरों में बंधा एक भयानक क्रीचर उस पर टूट पड़ता है। फ्रैंक बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी नाइमा वहाँ आ जाती है और किसी तरह फ्रैंक को बचा लेती है। नाइमा उस क्रीचर को शांत होने के लिए कहती है। उसकी आवाज सुनकर वो क्रीचर धीरे धीरे शांत हो जाता है, लेकिन जंजीरों से उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। तड़पता हुआ वो रेस्टोरेंट से बाहर भाग निकलता है। अंदर बैठे सभी कस्टमर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। फ्रैंक को अब भी लग रहा होता है कि लाना उसके आसपास ही कहीं है। वो बदहवास होकर जंगल की तरफ भागता है। वहाँ उसकी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जो अब भालू जैसा बन चुका होता है और अगले ही पल उसे एहसास होता है कि वो और कोई नहीं, लाना ही है। वो पूरी तरह एक जानवर में बदल चुकी होती है। नाइमा पीछे से आकर फ्रैंक को सच्चाई बताती है कि जो क्रीचर रेस्टोरेंट में था वो उसकी बहन थी, जिसे वो छुपाकर
यहाँ रखी हुई थी। तभी वहाँ सेना पहुंच जाती है और पूरे इलाके में क्रीचरों की तलाश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अगले दिन स्कूल में लंच के दौरान माइल का एक दांत अचानक टूटकर बाहर आ जाता है। पूरा कैंटीन हंसी से गूंज उठता है। बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शर्म और डर से माइल स्कूल छोड़कर वहां से भाग जाता है। वो सीधे फिक्स के पास पहुंचता है। फिक्स अब भी उड़ने की कोशिश कर रहा होता है और बार बार पानी में गिर रहा होता है। थोड़ा आराम करने के बाद माइल उसके घावों पर मरहम लगाता है। तभी वो उसके चेहरे पर लगी पट्टी हटाता है और देखता है कि उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो चुका है। फिक्स दर्द भरी आवाज में बताता है कि डॉक्टरों ने उसकी बढ़ती हुई चोंच को काटकर हटाने के लिए सर्जरी की थी। माइल चुपचाप फिर से उसके चेहरे पर दवा लगाकर पट्टी बांध देता है। पास के पेड़ पर एक और छोटा क्रीचर बैठा होता है। फिक्स उसे मेंढक कहकर बुलाता है, लेकिन माइल उसे देखकर कहता है कि वो शायद छिपकली या गिरगिट में बदल रहा है। इधर जूली फ्रैंक की मदद करते हुए उसके साथ एक बार फिर जंगल जाती है। दोनों काफी देर तक लाना को ढूंढते रहते हैं, लेकिन कोई क्रीचर नजर नहीं आता। तभी फ्रैंक की नजर जमीन पर पड़ी माइल की साइकिल पर पड़ती है। वो उसे उठाकर चुपचाप अपने साथ घर ले आता है। उसके दिल में एक अजीब सा डर घर करने लगता है। उसे अब सिर्फ लाना की नहीं, अपने बेटे की भी चिंता सताने लगती है। घर में फ्रैंक हाथ धो रहा होता है, तभी अचानक सिंक जाम हो जाता है। पानी भरने लगता है, बदबू उठती है। झुंझलाकर वो नीचे झुककर पाइप खोलता है। जैसे ही वो अंदर फंसा कचरा बाहर निकालता है, उसके हाथ कांप जाते हैं। पाइप से बहुत सारे बाल और कुछ नुकीले नाखून निकलते हैं। फ्रैंक उन्हें देर तक घूरता रहता है। उसी पल उसके दिल में बैठा डर सच में बदल जाता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि माइल भी संक्रमित हो चुका है और वो भी धीरे धीरे एक जानवर में बदल रहा है। थोड़ी ही देर में माइल घर लौट आता है। फ्रैंक भारी आवाज में उसे अपने नाखून दिखाने को कहता है। माइल नजरें चुराते हुए मना कर देता है। फ्रैंक बिना कुछ कहे उसकी साइकिल उठाकर उसके सामने रख देता है और कहता है, चलाकर दिखाओ। माइल सब समझ जाता है कि उसके पिता को सच्चाई पता चल चुकी है। घबराकर वो दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। माइल खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर फ्रैंक उसे कसकर सीने से लगा लेता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो माइल को जाने नहीं देता। अगली सुबह फ्रैंक माइल को नाश्ता देता है। माइल खाना इंसान की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह तोड़ तोड़ कर खाने लगता है। फ्रैंक सब कुछ देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर वो चुपचाप लाना की कुछ दवाइयां माइल के सामने रख देता है। माइल उन्हें देखता है और धीरे से मना कर देता है। उसे पता था कि ये दवाइयां अब उसके किसी काम की नहीं है। स्कूल जाने से पहले फ्रैंक माइल के दांत चेक करता है। उसके दांत अब पहले से कहीं ज्यादा नुकीले हो चुके होते हैं। फ्रैंक उसे समझाता है कि उसे रोज अपने नाखून काटने होंगे ताकि किसी को शक न हो। फिर वो उसके कानों में रुई लगा देता है ताकि उसे बाहर की तेज आवाजें कम सुनाई दें। आखिर में वो उसे बाल हटाने वाली क्रीम के बारे में भी बताता है ताकि शरीर पर निकलने वाले बालों को छुपाया जा सके। फ्रैंक हर कोशिश कर रहा होता है कि उसका बेटा दुनिया की नजरों से छुपा रहे, लेकिन सच्चाई अब धीरे धीरे बाहर आने को तैयार खड़ी होती है। इसके बाद जूली घर आती है और फ्रैंक को अपने साथ लाना की तलाश में ले जाती है। दोनों जंगल के रास्तों और पुराने इलाकों में उसे ढूंढते रहते हैं। इधर माइल घर के बाहर टहलते हुए नीना से फोन पर बात कर रहा होता है। वो मजाक में नीना को जोर से चिल्लाने को कहता है और फोन कान से दूर कर लेता है। जैसे ही नीना चिल्लाती है, उसकी आवाज माइल को बिल्कुल साफ सुनाई देती है। माइल हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि अब वो कई किलोमीटर दूर की आवाजें भी सुन सकता है। अगले दिन माइल फिक्स से मिलने जाता है। वहाँ उसे देखकर झटका लगता है, क्योंकि अब फिक्स इंसानों की तरह बात नहीं कर पा रहा होता। उसके मुंह से अब सिर्फ पक्षियों जैसी आवाजें निकलती हैं। ये देखकर माइल की आंखें भर आती हैं और वो फिक्स को गले लगा लेता है। तभी फिक्स एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर से छलांग लगा देता है। वो हवा में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगता है। ये देखकर माइल के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे लगता है कि फिक्स अब सच में आजाद हो गया है। उसी रात फ्रैंक के रेस्टोरेंट में एक बड़ी पार्टी होती है। लोग हंस रहे होते हैं, संगीत बज रहा होता है। तभी जैक फ्रैंक के पास आकर बताता है कि उनके 2 सुअर गायब हो गए हैं और माइल भी अब तक पार्टी में नहीं आया है। ये सुनते ही फ्रैंक को माइल पर गुस्सा आ जाता है। वो उसे ढूंढकर जबरन ले आता है और सबके सामने उसे डांटता है। साथ ही उसके नाखून न काटने पर भी जोर जोर से चिल्लाता है। फ्रैंक जबरदस्ती माइल के नाखून काटने के लिए आगे बढ़ता है। डर और गुस्से में भरा माइल अपना आपा खो देता है और अपने पिता के कंधे पर काट लेता है। दर्द से तड़पते हुए फ्रैंक उसके गले पर कैंची रख देता है और उसे धमकाता है। माइल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से भाग जाता है। इधर माइल की मुलाकात नीना से हो जाती है। नीना उसे खेत में घूमने के लिए अपने साथ ले जाती है। अंधेरे और सन्नाटे में चलते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। इसी दौरान नीना माइल की पीठ पर निकली जानवर जैसी हड्डी को महसूस करती है। वो धीरे से कहती है, मुझे सब पता है और फिर भी मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनकर माइल भावुक हो जाता है। दोनों वापस पार्टी में लौट आते हैं। तभी वॉशरूम में माइल की मुलाकात अपने एक क्लासमेट से होती है। वो लड़का उसे बताता है कि उसने माइल और नीना को एक साथ देख लिया था और उसे माइल की सच्चाई का भी पता चल गया है। इतना कहकर वो एक छोटी सी मशीन से बहुत तेज आवाज निकालने लगता है। यह आवाज माइल के कानों में बिजली की तरह चुभती है। दर्द से
से तड़पते हुए डर के मारे माइल उस लड़के पर हमला कर देता है, उसके चेहरे को खरोंच देता है और वहां से खेत की ओर भाग जाता है। घायल लड़का सबको बता देता है कि पार्टी में एक खतरनाक क्रीचर घुस आया है। लोग अपने अपने हथियार उठा लेते हैं और पुलिस को फोन कर देते हैं। सभी लोग माइल को ढूंढने खेत की तरफ निकल पड़ते हैं और अपने कुत्तों को भी छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही कुत्ता माइल की ओर बढ़ता है, माइल भेड़िए की तरह दहाड़ता है और कुत्ता डर कर भाग जाता है। अब साफ हो जाता है कि माइल एक भेड़िए में बदल रहा है। इसके बाद शिकारी खेत में गोलियां चलाने लगते हैं। डर के मारे माइल तेजी से भागने लगता है। उधर फ्रैंक को भी पता चल जाता है कि कुछ लोग माइल को मारने के लिए खेत में गए हैं। वो बिना समय गंवाए माइल को बचाने खेत की ओर दौड़ पड़ता है। तभी फिक्स वहां आ जाता है और एक शिकारी को अपने पंजों से पकड़कर मार देता है। इसके बाद माइल और फिक्स जंगल की ओर भागते हैं, लेकिन जंगल के अंदर एक शिकारी अचानक फिक्स को गोली मार देता है। फिक्स वहीं गिर जाता है। ये देखकर माइल टूट जाता है। वो दौड़कर फिक्स के पास जाता है, उसके शरीर से लिपटकर रोने लगता है। कुछ देर बाद फ्रैंक और शिकारी वहां पहुंचते हैं। उन्हें फिक्स की लाश मिल जाती है, लेकिन माइल कहीं दिखाई नहीं देता। अगले दिन आर्मी के ट्रक जंगल की तरफ भेजे जाते हैं ताकि बाकी सभी क्रीचर्स को ढूंढा जा सके। माइल जंगल के अंदर छिपा हुआ होता है। भूख लगने पर वो पेड़ों से फल तोड़कर खा लेता है। शाम होते ही वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और भेड़िए की तरह जोर से आवाज निकालता है। अगली सुबह उसकी नजर जमीन पर पड़े भालू के पंजों के निशानों पर पड़ती है। वह उन निशानों का पीछा करने लगता है। चलते चलते रात हो जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मजबूर होकर माइल एक गुफा के अंदर छिप जाता है। थोड़ी देर बाद वहां एक भालू आ जाता है। माइल डर जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है यह उसकी माँ लाना है, जो भालू में बदल चुकी है। माँ और बेटा एक दूसरे के सिर आपस में टिकाते हैं। लाना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और माइल भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुड बाय एंड टेक केयर।